Hello children, in previous lecture we discussed about chapter number 1 environment in geography। पिछले टर्म पे मैंने आपके ज्योग्राफी स्टार्ट किया था और ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 मैंने आपका कंप्लीट भी कर दिया। उससे रिलेटेड मैंने एक्सरसाइज भी आपके पास सेंड किया था, आप एक्सरसाइज किए होंगे निश्चित तौर पे, मेरे पास आए भी हैं आंसर्स, बहुत अच्छे आंसर्स है आपके लिए। जो होमवर्क मैं सेंड कर रहा हूँ ये इम्पॉर्टेंट भी है, कारण आप जानते ही हैं क्योंकि यही आपके एग्ज़ाम में भी आने वाला है। तो आप हिस्ट्री का आपके तमाम चैप्टर्स मैंने ख़त्म किया, उसका स्टार्टिंग आपको 3 चैप्टर तैयार करना है। ज्योग्राफी का 1 चैप्टर हो गया, उसे आपको तैयार करना है। और आज हम डिस्कस करेंगे सिविक्स के बारे में। सिविक्स का मैं चैप्टर नंबर 1 पढ़ाऊँगा, यानी सिविक्स का 1 चैप्टर, ज्योग्राफी का 1 चैप्टर और 3 हिस्ट्री के चैप्टर्स, 5 चैप्टर्स आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं आपके सिविक्स का पहला चैप्टर, क्योंकि इसके भी क्वेश्चंस आएंगे, इसलिए लेक्चर ध्यान से सुनिएगा। काफ़ी कुछ आपके वीडियोस में ही तैयार हो जाएंगे और जब क्वेश्चन भेजे जाएंगे तब तो आप उसे सॉल्व ही कर लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर? तो आज सिविक्स का जो आपका पहला चैप्टर है वो चैप्टर है ऑन इक्वेलिटी। इक्वेलिटी मीन्स व्हाट? समानता। समानता किस प्रकार इंडिया में सब समान है, लेडीज़ कौन है, जेंट्स कौन है, उनमें समानता है। अगर जेंट्स किसी चीज़ को प्राप्त करना चाहता है तो लेडीज़ को भी उतना ही पावर दिया गया है कि आप भी उस चीज़ को फाइंड कीजिए एकदम, क्योंकि आप दोनों इक्वल हैं, आप दोनों में किसी प्रकार की कोई डाइवर्सिटी नहीं है। क्लियर? अगर मेंस आईएएस बन सकता है या मेंस आईपीएस बन सकता है, पुलिस में जा सकता है, तो लेडीज़ को भी वो पावर दीजिए कि वो भी वहाँ पे जाए। अभी आपने सुना होगा आर्मी में भी लेडीज़ को अब पायलट वगैरह का पोजीशन दिया जाने लगा, यानी इक्वलिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ये वर्क या ये काम केवल जेंट्स कर सकते हैं लेडीज़ नहीं, या लेडीज़ कर सकती है जेंट्स नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि दोनों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। क्योंकि अगर दोनों का पार्टिसिपेशन बराबर हो इंडिया में, तो निश्चित तौर पर इंडियन ग्रोथ को, इंडियन इकोनॉमी को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि जितना पावर, जितना बल, जितना श्रम एक जेंट्स के पास होता है, उतना ही पावर, बल, श्रम उतना ही एक लेडीज़ के पास भी होता है। और निश्चित तौर पर लेडीज़ वो भी काम कर सकती हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ लेडीज़ के पास जो कल्चर है, जो कला है, जो आर्ट है, वो जेंट्स के पास नहीं है। और दोनों मिलकर अगर किसी काम को करें तो निश्चित तौर पे सबसे बेहतर काम होगा, बेहतर काम होगा। क्लियर? तो आइए स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर। आप क्लास 6 में ही पढ़े हैं आप डेमोक्रेसी के बारे में, डेमोक्रेटिक कंट्री के बारे में भी पढ़ा है आपने पिछले टर्म पे, डेमोक्रेसी के वगैरह में भी बारे में पढ़ा है कि इंडिया जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है। आपको डेमोक्रेसी का डिफिनेशन भी बताया गया होगा। डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाई पीपल, यानी जो लीडर है, जो आपके इंडिया को लीड करने वाला है, यानी जो इंसान आपके इंडिया में रूल और रेगुलेशन लाने वाला है, उस इंसान को हम चुनते हैं, यानी पब्लिक चुनती है, जेंट्स लेडीज सब चुनते हैं। ऐसे देश को डेमोक्रेटिक कंट्री कहते हैं। जिस डेमोक्रेटिक कंट्री को चलाने वाले लीडर्स को पब्लिक चुनती है या पब्लिक इलेक्ट करती है, उसे आप डेमोक्रेसी कहते हैं। पीछे टर्म पे भी आपने पढ़ा होगा। आज उसी डेमोक्रेसी के लिए, यानी डेमोक्रेसी किसी देश में रहे, डेमोक्रेसी बची रहे किसी देश में, उसमें इक्वलिटी सबसे बड़ा रोल प्ले करती है, सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। क्योंकि अगर किसी देश में इक्वलिटी है तो भी वहाँ डेमोक्रेसी आ पाएगी, अगर इक्वलिटी नहीं है तो डेमोक्रेसी जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। चाइना की मैं बात करूँ, चाइना में क्या है, कई लोगों को वोट डालने का अधिकार नहीं है, एक लिमिटेड है, लिमिटेड पर्सन ही वोट डाल सकते हैं। एक ही पार्टी है, जिनपिंग जी लाइफ टाइम के लिए प्रेसिडेंट बन गए, तो वो डेमोक्रेसी नहीं है, वो तो डिक्टेटरशिप है, यानी तानाशाही रूप है। हमारा इंडिया डेमोक्रेसी है कि नरेंद्र मोदी 5 साल प्राइम मिनिस्टर रहे, तो हो सकता है अगली बार हम उनको प्राइम मिनिस्टर ना चुने। ऐसे कंट्रीज को डेमोक्रेटिक कंट्री कहते हैं, क्योंकि इससे क्या होगा, चुने जाने वाला लीडर अपने पब्लिक के लिए बेहतर काम करेगा। क्लियर? उस डेमोक्रेसी में इक्वलिटी जो है ना, वो सबसे बड़ा कीवर्ड है, सबसे बड़ा रोल प्ले करने वाला वर्ड है इक्वलिटी। डिस्कस करते हैं आज हम इक्वलिटी के बारे में, और इसे हम समझेंगे एक स्टोरी की तरह। एक बात और, बात हिस्ट्री की हो, ज्योग्राफी की हो या सिविक्स की हो, पूरा एसएसटी ही मज़ेदार है, बहुत इंजॉयमेंट सब्जेक्ट है, मज़ा आ जाता है पढ़ने में। क्यों? क्योंकि इतनी कहानियां हैं कि आपका सारा चैप्टर कहानियों पे ही तैयार हो जाएगा।
बड़ी अच्छी अच्छी कहानियाँ, बड़े अच्छे अच्छे चीज़ें, बड़े अच्छे अच्छे कैरेक्टर, बड़े अच्छे अच्छे वर्ड्स, ये सब एसएसटी की सबसे बड़ी स्पेशलिटी है और इसी स्पेशलिटी से आपका एसएसटी सबसे मज़ेदार सब्जेक्ट बनता है। बड़ी स्टोरियाँ हैं। अब आप देखिए इक्वलिटी को ही आपको मैं समझाने के लिए स्टोरी ले रहा हूँ, आपके बुक में भी अच्छी खासी स्टोरी है और वो स्टोरी है एक लेडीज़ की जिसका नाम है कांता। क्लियर? ये दिन है उस समय का जब देश में वोटिंग चल रहा है, मतलब वोट पड़ रहा है नेताओं को चुने जाने का। आप जानते हैं डेमोक्रेसी में क्या होता है, नेताओं को हम चुनते हैं तो वोटिंग है, सब लाइन में खड़े हैं। कांता खड़ी है, एक गरीब परिवार से है, बहुत स्लम में रहती है, स्लम एरियाज़ में रहती है, गरीब परिवार से, झोपड़ी में रहती है, लेबरिंग काम करती है, हेल्पिंग लेबर का, यानी नौकरानी है, किसी के घर की सर्वेंट है। तो वो लाइन में खड़ी रहती है। लाइन में उसके साथ उसकी एक फ्रेंड होती है सुजाता और कांता दोनों लाइन में खड़े होते हैं और कांता की अचानक आंखें चमक जाती हैं जब वो देखती है कि मेरे लाइन में मेरे ओनर, मेरे मालिक खड़े हैं और वो मालिक है मिस्टर जैन जी। यानी जिस लाइन में समाज का सबसे छोटा गरीब खड़ा है, उसी लाइन में सोसाइटी का सबसे रिच पर्सन खड़ा है, उसी प्रकार जैसे कांता खड़ी है। यानी वोटिंग पावर जो उनको मिला है वही पावर मुझे भी मिला है और हम सब एक लाइन में खड़े हैं, जाके वोट डाल रहे हैं। क्लियर? कांता कहती है सुजाता देखो हमारा देश कितना अच्छा है, यहाँ ना अमीर है ना गरीब है, देखो जैन जी भी खड़े हैं लाइन में और हम भी लाइन में खड़े हैं, उसी लाइन में उसी प्रकार अपने टाइम का वेट कर रहे हैं, अपने पारी का इंतजार कर रहे हैं। क्लियर? कांता जाती है और वोट देती है उस इंसान को जिस इंसान ने उसके घर, उसके एरिया में पानी की सप्लाई की व्यवस्था की थी, उसको वोट देती है और सुजाता के साथ अपने घर लौटती है। रास्ते में सुजाता कांता से कहती है कि मेरी बेटी है गुड़िया, उसे बहुत बुखार है और शाम को मैं जाऊंगी उसे हॉस्पिटल में दिखाने के लिए, लेकिन उससे पहले मैं अपने मालिक मिस्टर जैन के यहाँ जाऊंगी, वहाँ काम धाम करूंगी और उनसे कुछ एडवांस पैसा लूंगी क्योंकि उसी पैसे से मैं अपनी बेटी को दिखाऊंगी। क्लियर? सुजाता कहती है हाँ एकदम जाओ दिखा दो अपनी बेटी को, तबीयत उसका बहुत ख़राब है, बड़े दिन से मैं सुन रही हूँ, ले जाओ तुम उसे वो दिखा दो। क्लियर? ये जाती है मिस्टर जैन के यहाँ काम धाम करती है अपना और शाम को मिसेज जैन से पैसा मांगती है, एडवांस पैसा। मिसेज जैन उसे एडवांस पैसा दे देती हैं और वो पैसा लेकर आती है, अपनी बेटी गुड़िया को कहती है गुड़िया तुम घबराओ मत, ये लो तुम पियो दवा और मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलती हूँ। उसको दवा देती है पीने को और शाम को गुड़िया को लेकर ये हॉस्पिटल पहुँचती है जहाँ ये फिर एक लाइन में खड़ी हो जाती है क्योंकि पर्ची कटाना रहता है, आप जानते ही हैं, पर्ची कटाना होगा, फिर डॉक्टर को दिखाना होगा, दवा लेना होगा, तो लाइन लगाना पड़ता है। तो फिर ये जाके लाइन में खड़ी हो जाती है और वेट करती है अपने पारी का कि कब मेरी बारी आएगी और मैं जाके पर्ची कटाऊंगी। यहाँ पे स्टोरी को रोकते हैं, स्टोरी आगे भी है, पूरी स्टोरी ही आपका ये पूरा चैप्टर ही स्टोरी है। स्टोरी को मैं आगे ले चलूंगा लेकिन उसी में एक हेडिंग आपको पढ़ाया गया है, इक्वल राइट टू वोट। इक्वल राइट टू वोट यानी भारत में, इंडिया में सभी को वोट डालने का अधिकार है, लेकिन उसकी एज मिनिमम 18 होनी चाहिए, कम से कम 18 साल का। जैसे ही वो 18 साल का हो गया, लेडीज हो, जेंट्स हो, कोई भी हो, आजीवन जब तक वो जिंदा रहेगा वोट डाल सकता है, सबको वोटिंग पावर है। क्लियर? और उसी प्रकार वो लाइन में खड़ा होकर वोट के लिए वेट करेगा जैसे मुकेश अंबानी या कोई भी रिच पर्सन क्यों ना खड़ा हो। जिस समय कांता लाइन में खड़ी थी, मिस्टर जैन सबसे रिच पर्सन वहां पे खड़े हैं, उसका रिच पर्सन पड़ोसी जो है वो छोटे लाल वो भी खड़ा है, यानी सब लोग लाइन में खड़े हैं, अपनी पारी का वेट कर रहे हैं। यहाँ वर्ड एक आया है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज, ये आप क्लास 6 में भी पढ़े होते हैं। क्या होता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज? मतलब एक एज के बाद सभी को बराबर अधिकार दिया जाना, एक समय के बाद सभी लोग को बराबर अधिकार मिलेगा वोट डालने का, उसी को कहते हैं आप लोग यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज। क्लियर? तो कांता बड़ी खुश है कि बाप रे इतने बड़े बड़े अमीर हमारे साथ लाइन में खड़े हैं, देखो उसी प्रकार वेट कर रहे हैं, लाइन में खड़े हैं, ना खाना ना पीना, ऐसे खड़े हैं। तो बड़ी खुश होती है कि हमारे देश में इतनी इक्वलिटी है, बड़ी इक्वलिटी है हमारे देश में, खुश हो जाती है। आगे स्टोरी थोड़ी बढ़ती है, फिर जब कांता अपने घर लौटती है तो वो रास्ते में सोचने लगती है, कि मेरा जो घर है वो स्लम एरिया में है। पहले वो मन में सोचती है कि मैं लाइन में लगी थी, जैन जी खड़े थे, सभी लोग लाइन में खड़े थे, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन बाहर आके बोलती है क्या वास्तव में इक्वलिटी है?
क्योंकि मैं देखती हूँ केवल वोटिंग के समय ही हम बराबर लाइन में खड़े रहते हैं। और रही बात हॉस्पिटल के लाइन की, तो वहाँ जैन जी तो कभी लाइन ही नहीं लगाते होंगे, वो तो वीआईपी आदमी है, उनको पास मिल जाता है। केवल एक वोट का ही ऐसा लाइन है जहां हम लोग सभी खड़े रहते हैं एक लाइन में, बाकी कहीं वो लाइन में खड़े नहीं रहते। क्या सच में इक्वलिटी है? हम लोग रहते हैं स्लम एरिया में। जहां मैं रहती हूं उसके पीछे एक बहुत बड़ा ड्रेन है, बहुत बड़ा नाला है, और निश्चित तौर पे मेरी बेटी उसी नाले की गंदगी की वजह से बीमार होती है हमेशा। मैं बहुत गरीब हूं, और जिस दिन मैं हॉस्पिटल में उसको साथ लेकर गई, लाइन में खड़ी थी, तो मैंने देखा केवल उस लाइन में मैक्सिमम पुअर इंसान ही खड़े थे। जो बड़े आदमी हो या जो वीआईपी हो, उनका अलग से पास इशू हो जाता था, और उस लाइन में केवल मैक्सिमम गरीब ही इंसान थे। क्या वास्तव में भारत में इक्वलिटी है या नहीं है? वोटिंग में तो इक्वलिटी है, मैं ये मानती हूँ, निश्चित तौर पे मैं मानती हूँ, लेकिन डेली लिविंग की बात हो या वर्किंग कंडीशन की बात हो, क्या इसमें बराबर यानी समानता का अधिकार है कि नहीं? अगर नहीं है तो कहाँ है इक्वलिटी इस इंडिया में? इसी के साथ आपका ये टॉपिक इक्वल राइट टू वोट आपका फिनिश होता है। ये खत्म होता है कांता की सोच पर। कांता सोचती है क्या इक्वलिटी इंडिया में है कि नहीं। क्लियर? दूसरा जो हेडिंग है, दूसरा जो टॉपिक आपका लिया गया, वो टॉपिक है अदर काइंड्स ऑफ इक्वलिटी। वोट को छोड़ दिया जाए तो अलग अदर जगहों पे देखा जाए इक्वलिटी है कि नहीं है। वोट को हटा दीजिए, अदर जगह पे देखिए इक्वलिटी है कि नहीं है। वही बोल रहा है अदर काइंड्स ऑफ इक्वलिटी। ठीक, कांता कहती है भाई वोट का पावर तो है, निश्चित तौर पर सभी लोग बराबर में लाइन में खड़े, एकदम पावर है, लेकिन लिविंग थिंग्स हुए, डेली लिविंग हुई या वर्किंग कंडीशन हुआ, उसमें निश्चित तौर पे इक्वलिटी नहीं है। और आगे मैं आपको दो ऐसी स्टोरी बताता हूं जहां इनइक्वलिटी है, यानी इक्वलिटी वहां पे नहीं है। अभी दो स्टोरी आपको और सुनाता हूं। कांता की स्टोरी पेंडिंग में रखो, उसे दिमाग में लगाए रखो, उसी से सारा सब कुछ समझ में आएगा। और दो मैं नई स्टोरियां आपको बताता हूं। हो गए सर केवल स्टोरी बताते हैं, क्या करूँ? स्टोरी है, इस स्टोरी के ही द्वारा समझाया गया है चैप्टर, और सबसे बेहतर तरीका होता है समझने का, नहीं तो समझ में आएगा नहीं। स्टोरी ही वो फंडा है, स्टोरी वो की है जिससे आप समझ पाएंगे इक्वलिटी को या एसएसटी के किसी भी टॉपिक्स को। क्लियर? तो दो स्टोरी मैं और बताता हूँ, और उन दो स्टोरियों में जो पहली इनइक्वलिटी बताता हूँ वो इनइक्वलिटी है कास्ट सिस्टम। इनइक्वलिटी इन कास्ट सिस्टम, जाति में इनइक्वलिटी, बहुत बड़ी इनइक्वलिटी है जाति में। और उसमें मैं एग्जांपल लेता हूँ एक दलित बच्चे का, जिसका नाम है ओम प्रकाश वाल्मीकि। क्या नाम है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। बहुत बड़े दलित राइटर, बहुत बड़े दलित राइटर। इनकी एक बुक ये लिखे थे राइटिंग पे, जूठन इन्होंने एक बुक लिखा, बहुत अच्छी बुक। निश्चित तौर पे क्या बुक लिखा है इस वाल्मीकि ने, सोचना पड़ेगा। क्या स्टोरी लिखी है, क्या मजेदार समझाया इन्होंने कास्ट सिस्टम पे। क्लियर? इन्होंने उसमें अपने बारे में लिखा है, अपनी लाइफ के बारे में लिखा है, अपने चाइल्डहुड लाइफ के बारे में लिखा है कि इंडिया में कास्ट सिस्टम को लेकर कितनी बड़ी इनइक्वलिटी थी। उसी को लेकर ये लिखते हैं कि लोअर, आप जानते हैं दलित जो वर्ड है, ये क्लास 6 में भी आप दलित पढ़े हैं। दलित जो वर्ड है वो लोअर कास्ट को डिनोट करता है। लोअर कास्ट जो लोग होते हैं उन्हें दलित कहते हैं। वैसे दलित का मीनिंग होता है ब्रोकन, तोड़ना, ब्रोक कर देना, तोड़ देना, वही अर्थ होता है। क्लास 6 में भी आप पढ़े हैं, तो ज़्यादा मैं दलित वर्ड पे जाऊँगा नहीं, आगे मैं स्टोरी पे आपके आता हूँ। क्लियर? दलित आप पढ़े हैं क्लास 6 में। तो ये क्या है? दलित परिवार के हैं, निचले जात के हैं, और जाते हैं स्कूल में पढ़ते हैं अपना। वाल्मीकि जी छोटे हैं तो बेचारे ये दलित होने की वजह से टीचर महोदय इन्हें कभी पीछे बैठा देते हैं, कभी खिड़की के पास बैठाते हैं, कभी बढ़िया से इनसे क्वेश्चंस नहीं पूछते, कभी फ्रंट पे नहीं लाते। बच्चों का शौक होता है ना कि टीचर्स मुझसे पूछे या टीचर्स मुझे आगे बुलाए फ्रंट पे और वो बोलने को कहे। हालांकि आप में ये नहीं है, मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी बच्चों में ये क्वालिटी होनी चाहिए ये कि टीचर मुझसे क्वेश्चन पूछे, वो फ्रंट पे आए और क्वेश्चन का आंसर दे। हालांकि मैं IRS के स्टूडेंटों में ये देखा था, जब मैं वहाँ डेमो क्लास लिया था, तो बच्चे बहुत एक्साइटेड थे आंसर देने में। बड़ी अच्छी बात थी कि बहुत कम ही स्कूल के बच्चों को वो देखने को मिलता है कि बच्चे एक्साइटेड हो आंसर देने को या चाहते हो फ्रंट पे आने को। तो IRS के बच्चों में है, वो तो मैंने देखा था, क्लास 8 के बच्चों को मैंने देखा था फिलहाल। चलिए, तो
कभी खिड़की के पास बैठाते हैं, कभी सबसे पीछे बैठाते हैं, कभी वर्क नहीं कराते उससे, कभी वो ध्यान ही नहीं देते, मतलब उन्हें एकदम इग्नोर टाइप के कर देते। क्लियर। एक दिन क्या हुआ, पूरे उनके प्लेग्राउंड है, स्कूल का प्लेग्राउंड है, बहुत बड़ा प्लेग्राउंड था, निश्चित तौर पे बहुत बड़ा स्कूल भी था, और उस प्लेग्राउंड में बहुत सारे पत्ते गिरे थे, रूम काफ़ी गंदा हो गया था। तो टीचर महोदय ने वाल्मीकि जी को कभी अपने पास बुलाया और कहा, वाल्मीकि जी जाइए पूरे प्लेग्राउंड को साफ कर दीजिए। अब छोटा सा बच्चा बेचारा वो झाड़ू उठाता है और पूरे प्लेग्राउंड को, पूरे रूम को साफ करवाता है, साफ करता है। ये डेली का है। बच्चे अपना अंदर स्टडी कर रहे हैं, टीचर महोदय वाल्मीकि जी को देख रहे हैं साफ कर रहे हैं कि नहीं, और वाल्मीकि जी दिन भर काम करते थे, झाड़ू पोछा वहाँ पे करते थे स्कूल में, प्लेग्राउंड में, और उस बच्चे की उससे पीठ दुखने लगती। जब वो शाम को अपने घर पे जाता तो माँ तेल लगाती, ये कभी बताते नहीं कि ऐसा मेरे साथ टीचर ने किया, माँ तेल लगाती, बोलती है कि तुम्हारा पीठ क्यों डेली दर्द करता है, और उनका डेली यही काम था। सोचो वो दलित थे, निचले तबके के इंसान थे, कितना बड़ा इनइक्वालिटी था। बच्चे पढ़ रहे हैं, टीचर देख रहे हैं, वाल्मीकि जी काम कर रहे हैं। ऐसे ही एक बार वाल्मीकि जी काम कर रहे थे और तभी उनके फादर वहां से गुजर रहे थे और उन्होंने वाल्मीकि को देख लिया। फादर तुरंत समझ गए वाल्मीकि का डेली इसी वजह से पीठ दर्द करता है, और वो आते हैं, वाल्मीकि का हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं, टीचर जी आप अध्यापक हैं और आप ऐसा बिहेव करेंगे ये मैं सोचा भी नहीं था, लेकिन घबराइए मत, वाल्मीकि यहीं पढ़ेगा और इन फ्यूचर में हर एक निचला तबका भी यहीं आके पढ़ेगा। मैं देखता हूँ उन्हें एजुकेशन से इग्नोर कौन कर पाएगा, उन्हें एजुकेशन लेने से कौन रोक पाएगा, वो एजुकेशन यहीं पे लेंगे। क्लियर। तो ये है पहली स्टोरी आपके वाल्मीकि की। दूसरी स्टोरी मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, और कुछ मैं और पॉइंट डिस्कस करूंगा। आज आपका सिविक्स मैंने स्टार्ट किया, इसमें कुछ पॉइंट्स मैंने पढ़ाया, कांता की कहानी सुनाई, वाल्मीकि की कहानी सुनाई, इक्वल राइट टू वोट पढ़ाया, अदर काइंड ऑफ इक्वलिटी पढ़ाया। नेक्स्ट वीडियो में सेकेंड स्टोरी लेंगे और कुछ और लेंगे इक्वलिटी के पॉइंट को। तब तक जो मैं क्वेश्चंस आपके पास भेज रहा हूँ उसे सॉल्व करिए, सॉल्व करके मेरे पास सेंड कीजिए, देखता हूँ आप कितना समझे हैं इनइक्वालिटी को। नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं कुछ और हेडिंग्स को। ओके, थैंक यू।